नमस्कार सभी को। आज हम लोग पेनिनसुलर इंडिया यानी कि भारत के प्रायद्वीपीय भाग की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे बोर्ड पे मानचित्र बना हुआ है पेनिनसुलर इंडिया का। तो बात करते हैं, सबसे पहले इसका ओरिएंटेशन देखिएगा। ये आप देख पा रहे हैं भारत का आधा मैप है, दक्षिण भारत को कंसंट्रेट किए हुआ और सेंट्रल इंडिया को यानी कि मध्य भारत को। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं एक त्रिभुजाकार इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर है। इसकी जब सीमाओं की बात करते हैं तो सीमाओं को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे पश्चिम में देख रहे हैं अरावली, अरावली जो रेंज है ये इसकी पश्चिम की इधर सीमा निर्धारित करती है। इधर कैमूर हिल्स और राजमहल, ये राजमहल हिल्स जो है सो प्लेन से इसको अलग करता है, यानी कि जो उत्तर भारत का मैदान है उससे अलग करता है। फिर जब इधर हम लोग आ जाते हैं, ये आप देख रहे हैं, इसे वेस्टर्न घाट कहा जाता है। ये इसका सीमा निर्धारित करता है प्रायद्वीपीय पठार का। और ये जो छोटी छोटी पहाड़ियों की श्रृंखला इधर आपको नजर आ रही होगी, इसे ईस्टर्न घाट कहा जाता है। तो ये पूरा इसका एलिवेशन है। इसके अतिरिक्त इसका एक एक्सटेंशन यहाँ पे भी है, पूर्वी एक्सटेंशन यहाँ पे मेघालय प्लेटू, जो इसका ही एक्सटेंशन है, जो इससे अलग हो जाता है किस मालदा गैप से। यानी कि मुख्य जो प्रायद्वीपीय भाग है वो मेघालय प्लेटू से अलग हो जाता है मालदा गैप के द्वारा। ये आप लोग पहले भी जान चुके हैं। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा। आप देख रहे होंगे कि इतने बड़े क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इसके एलिवेशन की बात करते हैं, यानी कि जनरल हाइट इसका क्या है, तो जनरल एलिवेशन इसका जो है वो 600 से 900 मीटर के बीच में है। ये कितना पुराना है, कैसे बना हुआ है, इस काफी पुराना भाग है ये। जब भारत के पूरे भूभाग को हम लोग अध्ययन करेंगे तो ये जो भाग हमारा है वो काफी पुराना है। ये 3600 मिलियन साल पहले इसका जो है सो निर्माण हुआ है, और ये प्राचीन की जो गोंडवाना भूमि है उसी का पार्ट है। तो आइए देखते हैं कुछ जो प्राचीन रॉक सिस्टम जो पाए जाते हैं इनमें, उनके बारे में। तो कुल मिला के जो रॉक फॉर्मेशन यहाँ पे पाए जाते हैं, 8 तरह के रॉक फॉर्मेशन है। पहला जो है वो आर्कियन सिस्टम है, जो लगभग पूरे प्रायद्वीपीय भाग में पाया जाता है। दूसरा हमारा धारवाड़ सिस्टम है। तीसरा कुडप्पा सिस्टम है। चौथा जो है वो विंध्यान सिस्टम है। विंध्यान सिस्टम के बारे में एक चीज आप लोग जान लीजिए कि जैसे पन्ना का नाम आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ पे जो है सो हीरे की खदान थी पन्ना डिस्ट्रिक्ट में। तो हमारा जो विंध्यान सिस्टम जो है वो कीमती पत्थरों से भरा पड़ा हुआ है। और जैसे दिल्ली का लाल किला है या सांची का स्तूप है, फतेहपुर सिकरी है आदि का निर्माण जो है वो विंध्यान सिस्टम में पाए जाने वाले ही पत्थरों से हुआ है। इसके अलावा गोंडवाना सिस्टम है। गोंडवाना सिस्टम मशहूर है अपने कार्बन डिपॉजिट्स यानी कि कोयले के भंडार के लिए। और आप जानते हैं कि भारत में जो मुख्य रूप से कोयले का भंडार पाया जाता है वो प्रायद्वीपीय पठार में ही पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा फिर जब डेक्कन ट्रैप की बात करते हैं तो वो भी एक सिस्टम में पाया जाता है, डेक्कन ट्रैप। आप नाम से आप लोग इस चीज को समझ जाइए कि डेक्कन ट्रैप में लावा का एक बहुत बड़ा जमाव हुआ था, जिसके कारण क्या है, इसके मटेरियल्स जो हैं यानी कि इसके पत्थर जो हैं उनका निर्माण इनका उपयोग बिल्डिंग बनाने में, रोडों सड़कों के निर्माण आदि में किया जाता है। इसके अलावा फिर टर्शियरी सिस्टम है, और प्लेस्टोसीन पीरियड में जिन चट्टानों का निर्माण हुआ है वो भी हमारे प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त हम जानते हैं कि प्रायद्वीपीय पठारों, जानना है हम लोगों को कि प्रायद्वीपीय पठारों का मुख्य विभाजन क्या है। प्रायद्वीपीय पठारों को और डिटेल हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एसपी चटर्जी महोदय ने किस तरह से प्रायद्वीपीय पठार का विभाजन किया था। प्रोफेसर एसपी चटर्जी महोदय ने प्रायद्वीपीय पठार को कुल मिला के 8 उप भागों में बांटा है। तो एक एक करके सारे पार्ट को जानेंगे। तो सबसे पहला उप भाग जो है हमारा वो है नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, यानी कि उत्तर मध्य उच्च भूमि। अब हम उसको देखते हैं वो कहाँ पे है, उसमें क्या क्या आता है। तो वो हमारा ये मानचित्र में जब आप देखिएगा तो ये जो क्षेत्र है ये अरावलीज और ये जो पूरा क्षेत्र है ये हमारा जो है सो नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड है। इसमें क्या क्या आता है, इसमें अरावलीज आता है यानी कि अरावली की पहाड़ियाँ आती है, और दूसरा जो हमारा है वो है मालवा का पठार यानी कि मालवा प्लेटू, ये जो क्षेत्र है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा क्षेत्र है, यानी बॉर्डर्ड है किससे, अरावली इंक्लूडेड है। इधर हमारा मैदान है, इधर विंध्यान रेंज है और इधर बुंदेलखंड है। ये पूरा जो रीजन है उसको हम लोग नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड कहेंगे। प्रोफेसर एसपी चटर्जी महोदय द्वारा
भारत के पूरे प्रायद्वीपीय पठार को 8 उप भागों में बांटा गया है। तो एक एक करके हम सबसे पहले उप भागों को देखते हैं। तो पहला जो हमारा उप भाग है वो है नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड। नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड हमारा पहला जो उप भाग है। तो उसको देखिए नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड में क्या क्या इंक्लूडेड है। तो जब हम लोग मानचित्र में देखेंगे तो नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड में ये हमारा अरावली, ये पूरा जो रीजन है, यानी कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहेंगे मालवा प्लेटू, मालवा का पठार ये। और इसके अतिरिक्त बुंदेलखंड प्लेटू, इस जगह हमारा बुंदेलखंड का इलाका है, ये बुंदेलखंड प्लेटू, ये पूरा हमारा नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड में इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले आइए हम लोग अरावली को डिटेल से जानते हैं। आप लोग इस जगह मानचित्र में देख रहे होंगे, ये अरावली आपको दिख रहा है। ये इसकी लंबाई लगभग क्या है आप देख रहे हैं, इसका एक्सटेंशन क्या है, इसका एक्सटेंशन साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर है। इसका एक्सटेंशन कुल मिला के 800 किलोमीटर का है। 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बारे में एक चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा कि ये फोल्डेड माउंटेन है, यानी कि वलित पर्वत है, और ये दुनिया का सबसे पुराना वलित पर्वत में से एक है। दिल्ली से लेकर पलानपुर तक ये फैला हुआ है और ये दुनिया का सबसे प्राचीन वलित पर्वत में से एक है। इसके जो सबसे ऊंची शिखर की बात करेंगे तो सबसे ऊंचा इसका जो शिखर है उसका नाम है गुरु शिखर, जिसकी हाइट है 1722 मीटर। इसकी हाइट क्या है 1722 मीटर। एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कभी कभी एग्जामों में पूछता है कि वो कौन सा पास है जो गुरु शिखर को माउंट आबू से अलग करता है। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे, उसका नाम है गोरन हाट पास। गोरन हाट पास जो है वो गुरु शिखर को माउंट आबू से अलग करता है। इसके अतिरिक्त अरावली के बारे में एक ये भी चीज आप लोग जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इस जगह हम लोग लिखेंगे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, GBF। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो है वो अरावलीज को मालवा प्लेटू, यानी कि कह सकते हैं कि अरावलीज को पूरे नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड से मालवा प्लेटू को देखते हैं। तो मालवा प्लेटू को अब जाए देखिएगा तो इसका बॉर्डर जो सबसे पहले है वो उत्तर की ओर अरावली, उत्तर की ओर इसको अरावली जो है सो गार्ड किए हुए है। दक्षिण की ओर एक हमारा रेंज है, सबको इसका नाम जानते होंगे, बहुत फेमस रेंज है, वो है विंध्याचल रेंज। दक्षिण की ओर विंध्याचल रेंज है और पूरब की ओर बुंदेलखंड के प्लेटू। ये तीनों ओर से जो है सो, और एक साइड तो नॉर्दर्न प्लेन्स है ही, इस तरह से चारों ओर से ये घिरा हुआ है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट आप ये चीज जान लीजिए कि इसमें 2 ड्रेनेज सिस्टम है। 2 ड्रेनेज सिस्टम है, यानी कि कुछ नदियां यहाँ की जो है वो बे ऑफ बंगाल में मिलती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में मिलती है, और कुछ नदियां यहाँ पे जो है वो अरब सागर में मिलती है। तो अरब सागर में जो नदियां मिलती हैं वो है नर्मदा और तापी, और बे ऑफ बंगाल में जो नदियां मिलती है वो है बेतवा, सिंध, चंबल और केन। दूसरा जो हमारा विभाजन है वो है साउथ सेंट्रल हाईलैंड। साउथ सेंट्रल हाईलैंड में क्या क्या आता है आइए देखते हैं। तो साउथ सेंट्रल हाईलैंड में सबसे पहले विंध्याचल रेंज, बुंदेलखंड प्लेटू और विंध्याचल बघेलखंड प्लेटू, ये तीनों को मिला के साउथ सेंट्रल रेंज बना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग विंध्याचल रेंज की बात करेंगे। तो विंध्याचल रेंज एक काफी लंबा पर्वत श्रृंखला है, काफी लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसका एक्सटेंशन जब हम लोग देखेंगे तो इसका एक्सटेंशन जोबाट गुजरात और चित्तौड़गढ़ राजस्थान से लेकर बिहार में सासाराम तक है। इसकी कुल लंबाई की जब हम लोग बात करेंगे तो इसकी कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है। एवरेज हाइट की जब बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा हाइट वाला ये नहीं है पर्वत श्रृंखला, यानी कि ये छोटी छोटी पहाड़ियों की श्रृंखला है। और एवरेज हाइट की जब हम लोग बात करेंगे तो एवरेज हाइट इसका 450 मीटर से लेके 600 मीटर तक इसका एवरेज हाइट है। आप लोग मानचित्र में देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये बॉर्डर भी बनाता है इसका बुंदेलखंड का भी, और ये मालवा प्लेटू का ये बॉर्डर भी फॉर्म कर। बुंदेलखंड प्लेटू की जब हम लोग बात करेंगे तो बुंदेलखंड प्लेटू देख लीजिए इस जगह पे है। इसके बाउंड्री की जब हम लोग बात करेंगे तो नॉर्थ में इसकी सीमाएं जो है सो यमुना नदी निर्धारित करती है, और साउथ में यानी कि दक्षिण में इसकी सीमाएं जो है सो विंध्याचल पर्वत निर्धारित करता है। इसके अलावा इसमें नदियों की जब बात करेंगे तो इसमें बेतवा, धासन, केन, ये सब नदियां बहती हैं। ये बहुत सेनाइल ट्रोपोग्राफी का इलाका है, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, प्राय अपने बीहड़ों और अपने डकैतों के लिए फेमस है। ये बहुत सेनाइल टोपोग्राफी का इलाका है और इसमें आपको धसान बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, उतार चढ़ाव वाले स्टीप गॉर्जेस मिल जाएंगे। इसके अलावा ये अपने वाटरफॉल्स के लिए भी फेमस है। अब बात करते हैं विंध्याचल बघेलखंड प्लेटू की। तो विंध्याचल बघेलखंड प्लेटू जो है उसमें हमारा सतना का पठार, रेवा का पठार और मिर्जापुर का पठार, ये तीनों शामिल हैं।
जब उसके एवरेज एलिवेशन की बात करेंगे तो एवरेज एलिवेशन हाइट जो है सो बहुत वैरी करता है, वो 150 मीटर से लेके 1200 मीटर तक है। नदियों की जब बात करेंगे तो यहाँ पे मुख्य रूप से नर्मदा, सोन, कर्मनासा, टोंस, ये सब नदियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे मानचित्र में आप लोग देखिएगा, वो है ये सतपुड़ा का पहाड़। सतपुड़ा का पहाड़, ये पहाड़ जो है सो लगभग दिख रहा होगा मानचित्र में कि विंध्याचल रेंज से पैरेलल है, समांतर में बहता है, और ये विंध्याचल रेंज के पैरेलल में ये हो रहा है, और नर्मदा एवं तापी नदियों को अलग करता है, यानी कि नर्मदा और तापी के बीच में एक हाईलैंड है सतपुड़ा। इसके अतिरिक्त जब इसके सतपुड़ा के सबसे हाईएस्ट पीक की बात करेंगे तो वो धूपगढ़ है, जिसका एलिवेशन 1350 मीटर है। आज की क्लास के लिए इतना ही है। अगले क्लास में हम लोग ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भाग है उसके और भी विभाजन हैं, जैसे छोटा नागपुर के प्लेटू हैं, पूर्वी घाट हैं, पश्चिमी घाट हैं, डेक्कन का ट्रैप है, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार का हमारे डे टू डे लाइफ में क्या इस्तेमाल है। धन्यवाद।